What's up everyone? Welcome back to the channel. Another day guys, another new act. आज हम करने जा रहे हैं हमारा द सेकेंड लास्ट एक्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर क्या ये इस हफ्ते में खत्म हो सकता है? बच्चों कोशिश पूरी रहेगी, कंप्लीट नहीं होगा, 4 यूनिट है बट 2 यूनिट इस हफ्ते में करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस 2 यूनिट अगले हफ्ते की शुरुआत में और कॉन्ट्रैक्ट करके समाप्त हमारा सिलेबस। फिर तुम्हें काफ़ी कुछ कराना है मुझे। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जल्दी से शुरू करेंगे। अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल निकाल लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, कुछ चीज़ें मार्क कराऊंगा और परफेक्शन के साथ हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब सर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता क्या है? बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बहुत पुराने समय में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड है। देखो माल बेचना है, कहीं ना कहीं सेल परचेज हो रहा है तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो था तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ही, लेकिन बाद में ना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज बढ़ती चली गई तो इसे एक डिफरेंट एक्ट बना दिया गया। तो क्या बोला गया? द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंदर हम मेनली गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि गुड्स को जब बेचा जाता है तो क्या क्या वहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, क्या क्या पेनल्टीज, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब इस पर्टिकुलर एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है आपके सिलेबस में। पहला यूनिट आज शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा पहला यूनिट है, आपको मजा आएगा पढ़ के। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है, कैसे चलता है, वो सब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लो बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिफोर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मैंने आपको बता ही दिया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है वो सभी लॉज के साथ जो सेल ऑफ गुड्स के साथ चलते हैं। ठीक है, अब बिफोर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑल द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज कवर्ड अंडर द चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलता था लेकिन बाद में इसको डिफरेंट कर दिया गया। ठीक है सर, क्या ये पेपर में आता है? नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, जस्ट वैसे ही। एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1930 एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे। चलो सर, स्कोप ऑफ द एक्ट। स्कोप ऑफ द एक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर मेनली हम गुड्स की सेल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या फर्क होता है वो सब भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। लिख लो जल्दी से फटाफट से कि सर यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। स्कोप ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा स्कोप क्या है इस एक्ट का, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, स्कोप का एक चार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, देखो, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स which means movable properties। लिखो फटाफट से जरा। इसके अंदर हम लोग सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे और जो ये गुड्स है ना बच्चों, ये जो गुड्स हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी की टर्म्स में डिफाइन करा गया है। मैं आज आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो टेंशन मत लेना। गुड्स को क्या बोला गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की बात नहीं हो रही, मूवेबल की बात हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है आगे? क्या दिया है? दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे लैंड, फील्ड, शॉप, हाउसेस, इसमें ये नहीं लगता, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। ठीक है, आगे लिखा होगा फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो दिस इज सोगा, दैट इज टोपा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है बेटा इनके ऊपर। Sale of Goods Act deals only with movable property. The general provisions of the Indian Contract Act apply to a contract of sale. इसका मतलब बच्चों जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं वो यहाँ भी चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या दिया हुआ है? The expression used but not defined in the Sales of Goods Act and defined in the Indian Contract Act have the meanings assigned to them in that act. ये भी आपके किसी काम की चीज नहीं है। अब हमारे पास यहाँ से मेनली डेफिनेशंस शुरू हो रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सेल ऑफ गुड्स यानी हम सेल की बात भी करेंगे एंड एग्रीमेंट टू सेल की बात भी करेंगे। एग्रीमेंट टू सेल
अब बच्चों ये फर्क क्या होता है सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है? देखो सेल होती है जिसके गुड्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपके पास अभी हैं, आपके पास अभी फिलहाल हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कपड़े की दुकान है और मेरे पास रखी हैं 5 जीन्स जो मुझे बेचनी है, तो वहां पे मैं सेल ही करूंगा। अब कोई चीज मैंने अभी बनाई ही नहीं है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया मैं किसान हूँ और मेरी फसल हो जाएगी और मैं 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपको बेच दूंगा, वहां मैं एग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूं, मैं सेल नहीं कर रहा, है ना। तो इसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल आज ही आपको पढ़ाऊंगा, ये भी कवर होगा। मेनली गुड्स की बात होगी बच्चों, और गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी। सही है जी, परफेक्ट। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली आ रही है बायर एंड सेलर। बायर कौन है, सेलर कौन है, इसके अंदर से कुछ खास मुझे बताने के लिए है नहीं, आप सब जानते हो। बायर कौन है, जो सामान खरीदता है वो बायर है। सेलर कौन है, जो सामान को बेचता है वो सेलर है। मेनली इसमें गुड्स की रिस्पेक्ट में चलेगा, बस ये दिमाग में रखना। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। देख रहे हो बच्चों, डेफिनेशन में चीजें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा ना ध्यान से समझना। हु बाइज यानी जो खरीद रहा है, और हु एग्रीज टू बाय। एग्रीज टू बाय का मतलब, क्योंकि सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। तो सेल के केस में तो वो इमीडिएटली बाय कर लेगा बायर, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो भी एग्री कर रहा है कि ठीक है मैं फ्यूचर में बाय करूंगा, ठीक है। और सेलर कौन है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। बच्चों दोनों ही चीजें हैं, क्या क्या, बायर में जो बाय कर रहा है वो भी, और जो एग्री कर रहा है कि मैं बाय करूंगा वो भी। सिमिलरली सेलर में जो सेल कर रहा है वो भी, और जो एग्री कर रहा है कि मैं सेल करूंगा वो भी, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट हो गया जी, डन है जी, ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये समझ गए सर पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन कौन सी आती है, गुड्स का क्या मतलब है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया पॉइंट। गुड्स पता होना चाहिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, उन पे जोर देना। गुड्स में सबसे पहले सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज आएंगी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आने वाली हैं, किसको छोड़ के? अदर देन एक्शनेबल क्लेम। सर ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब है बच्चों, ये बेसिकली एक राइट है, ठीक है। ये क्या है, राइट। देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स which can be enforced only by an action or suit, for example a debt। ठीक है, तो मुझे बच्चों अगर किसी भी डेट को रिकवर करना है, मुझे किसी भी कर्जे को रिकवर करना है, तो मुझे उसको रिकवर करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा कि भैया मैंने कर्जा दिया था वापस नहीं मिल रहा। तो एक्शनेबल क्लेम्स वो होते हैं जिसके अंदर आपको एक्शन लेना पड़ता है, उस क्लेम को आपको कोर्ट में जाके बोलना पड़ता है कि भैया ये चीज मेरे साथ हुई और मुझे इसका वापस से चीजें चाहिए, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको कुछ सामान बेचा, मैंने आपको कोई गाड़ी बेची, लेट्स सपोज मैंने आपको कोई कार बेची और आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस गुड्स को वापस लेके आ सकता हूं। मैं उस कार को आप वापस ले आऊंगा कि भैया पैसा नहीं मिला, मैं अपनी गाड़ी वापस ले आया। वहीं पे मैंने आपको कोई कर्जा दिया और मुझे आपसे पैसा वापस लेना है, तो अब मैं क्या करूं, मैं आपको उठा लाऊं क्या, आप मेरा पैसा वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो मुझे कोर्ट में ही जाना पड़ेगा कि भैया मैंने इनको कर्जा दिया था, इन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं करा, जज साहब मेरा पैसा दिलवाओ। दैट इज एक्शनेबल क्लेम। समझे? तो गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे और मनी नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या आ जाएगा हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी? अब देखो डेफिनेशन बहुत लीगल लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करो, किस तरीके से लिखी गई है। बोल रहा है गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो आप आसानी से मूव कर सकते हो, प्लस जो चीजें इंक्लूड कर रहा हूं मैं, जो चीजें इंक्लूसिव हैं, और माइनस जो चीजें नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? एक्शनेबल क्लेम नहीं लेने, मनी नहीं लेना, ठीक है। और प्लस क्या क्या लेना है, देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स एंड स्टॉक्स। सर शेयर्स और स्टॉक्स ले लेना, प्लस ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स अभी ग्रो कर रही हैं वो ले लेना, ग्रास ले लेना, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब सर क्रॉप्स तो मूवेबल नहीं है, इसीलिए तो अलग से बोल रहा है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रॉप्स तो मूवेबल नहीं है, क्रॉप्स को कैसे मूव करूंगा एक जगह से दूसरी जगह। बच्चों कट करके ले जाया जा सकती है, आसानी से ले जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है
विच आर एग्रीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड। जो हम एग्री कर लेंगे कि भैया ठीक है हम इसको सेपरेट करके आपको बेच देंगे, इसीलिए अलग से लिखा है कि शेयर स्टॉक्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, ग्रास हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स पूरा लिखना, ग्रोइंग क्रॉप्स, इसीलिए इनको अलग से लिखा गया है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस शेयर स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी लैंड से जुड़ी हुई चीज जो हम बाद में अलग कर सकते हैं उसको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। और क्या कंसीडर नहीं करेंगे? एक्शनेबल क्लेम्स और उसके साथ साथ मनी। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंटर और है बच्चों, एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट्स, एफडीआर are considered as goods under section 176 of the Indian Contract Act, read with section 2 clause 7 of the Sales of Goods Act। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, goods include both tangible goods and intangible goods। intangible भी कंसिडर करेंगे जैसे गुडविल, जैसे कॉपीराइट, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क एटसेट्रा, स्टॉक शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज, डिक्री ऑफ कोर्ट, हर चीज कंसिडर्ड करेंगे एज गुड्स। तो गुड्स की जो डेफिनेशन है काफी वाइड है, काफी वाइड डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें गुड्स में आ जाती हैं। तो बहुत ध्यान से बच्चों ये डेफिनेशन लर्न करनी है गुड्स के बारे में। देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स ही नहीं पता तो फिर क्या पढ़ोगे। तो गुड्स की डेफिनेशन बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़नी है, कवर करनी है। ठीक है जी। उसके बाद सर कितने तरीके के गुड्स हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काइंड्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स। बच्चों गुड्स ना 3 तरीके के हैं। सबसे पहले जो अभी आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरे हो जाएंगे फ्यूचर गुड्स जो अभी नहीं है, और तीसरे हो जाएंगे कॉन्टिंजेंट गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। हमारे पास हो गए एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट। आ जाओ पहले इनके बारे में बता दूं मैं आपको सारे के सारे। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग में 3 कैटेगरी है, उसकी बातें बाद में करेंगे। मैं एक बेकरी पे गया और मैं जाके बोला कि अंकल अंकल हाइड एंड सीक चाहिए। अंकल ने बोला हाँ बेटा हाइड एंड सीक अभी लाया। उन्होंने अपने अंदर गए दुकान में और उठा के मुझे दे दिया। एग्जिस्ट कर रहा था। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, जिस टाइम सेल की बात हो रही है, जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइम ये गुड्स अवेलेबल हैं, उस टाइम ये गुड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। वहीं पे जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, जब बात हो रही है और वो गुड्स नहीं है, अंकल ने बोला बेटा आज तो खत्म है, कल आ जाना, कल दिलवा दूंगा। मैंने कहा अंकल कल पक्का मिल जाएगा ना? अंकल ने बोला हाँ। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो हो गए फ्यूचर गुड्स जो हमें आज तो नहीं है, कल मिल जाएंगे। बट कल मिल जाएंगे क्या ये श्योरिटी? अंकल ने बोला हाँ कल ले लेना बेटा, कल पक्का मिल जाए। दैट इज फ्यूचर गुड्स। वहीं पे अंकल ने मुझे बोला कि बेटा मैं जाऊंगा, कंपनी ने ना शायद हाइड एंड सीक बनाना बंद कर दिया है, शायद मिल जाए शायद ना मिले, आई एम नॉट श्योर। मैं जाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा, मिल गया तो आपको दे दूंगा, नहीं मिला तो आई एम नॉट श्योर, शायद कंपनी ने बंद कर दिया है। तो मुझे बताओ कि मिलना या ना मिलना कच्ची पक्की बात हो रही है, शायद हो शायद ना हो। तो ऐसी चीजें कि मिले या ना मिले कुछ पता नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो सबसे पहली बात कि सर एग्जिस्टिंग कौन से होते हैं? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो। फ्यूचर कौन से होते हैं? जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन पक्का है कि मिलेंगे, कल मिलेंगे, कल ले जाना। कॉन्टिंजेंट कौन से होते हैं? जो अभी भी नहीं है और पता नहीं कल भी होंगे या नहीं होंगे, वो किसी ना किसी सिचुएशन पे, किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है। कॉन्टिंजेंट गुड्स, समझ गए? वेरी सिंपल। उसके बाद आते हैं बच्चों एग्जिस्टिंग की भी 3 कैटेगरीज। एग्जिस्टिंग की 3 कैटेगरी, एक स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड, यही है ना? हाँ, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड। अब देखो बच्चों स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अंकल की दुकान में एक जगह पे 10 हाइड एंड सीक पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पड़े हैं।
ठीक है। अब मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल इसमें ना ये मुझे टूटे फूटे लग रहे हैं, मुझे तो यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, 3 नंबर पे जो आपने रखा है, बाकी मुझे टूटे फूटे लग रहे हैं, आप प्लीज मुझे वही दो, वही चाहिए मुझे। तो 3 नंबर मैंने स्पेसिफिकली बताया कि मुझे ये वाला पीस चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड। स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड जो मैंने बता दिया कि मुझे वही चाहिए। अनअसर्टेन्ड का मतलब होता है मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस अंकल ने मुझे बताया था कि एक चॉकलेट बिस्किट है, हाइड एंड सीक उसका नाम है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब इसके बारे में हमारे पास सिर्फ कोई सैंपल होता है या हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है, हमने कभी देखा नहीं होता। जैसे कपड़ों का होता है ना कि भैया कपड़ा खरीदने के लिए आप जाओ तो सामने वाला कई बार आपको सैंपल दिखाता है कि देखो इस कपड़े में मिल जाएगा, होलसेल में चलता है जनरली ऐसा, छोटे छोटे उन्होंने सैंपल्स रखे होते हैं, सैंपल दिखाता है, उसके बेसिस पे आपको कोई सा भी थान भेज देगा वो उसी कलर का, ठीक है। उसको बोलते हैं अनअसर्टेन्ड, जो कुछ नहीं पता, ठीक है, कि कौन सा आने वाला है। अब 10 में से अंकल कौन सा देंगे मुझे कुछ नहीं पता, अनअसर्टेन्ड है। और अगर मैं इसमें से उस टाइम पे सर्टेन कर लूं, सर्टेन का मतलब डिलीवरी के टाइम पे या जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे सर्टेन करना, उस टाइम पे सर्टेन करना, इसको बोलते हैं असर्टेन्ड गुड्स। तो सर फिर तो स्पेसिफिक और असर्टेन्ड बहुत सिमिलर हो गया या एक ही बात हो गई? देखो स्पेसिफिक का मतलब ये है बच्चों कि मैंने बोला स्पेसिफिकली मुझे यही चीज चाहिए, वो है स्पेसिफिक, ठीक है। अनअसर्टेन्ड का मतलब बहुत सारी आइटम्स हैं, मुझे सिर्फ सैंपल दिखाया गया या मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाया गया या मैंने जाके बोला अंकल मुझे इस तरीके का बिस्किट चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तो कोई सा भी मिल सकता है। अब अंकल ने मुझे बोला कि बेटा आपने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब ये 10 तरीके के हाइड एंड सीक मेरे पास पड़े हैं, इसमें से देख लो कौन सा चाहिए। तो मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, जब एक्चुअल में वो चीज हो रही है, तब मैंने जाके उसमें से असर्टेन करा, तो उसको बोला जाता है असर्टेन्ड गुड्स। समझे? नोट करो जरा इसको जल्दी से, अभी तुम्हें दिखाता हूं कैसे लिखा हुआ है। अब देखो लीगल लैंग्वेज है, लिखी जाती है थोड़ी सी इसी तरीके से, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले बढ़िया तरीके से। देखो जरा क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे ये एग्जिस्टेंस में है, अभी अवेलेबल है, तो इनको क्या बोला जाता है? एग्जिस्टिंग गुड्स। दैट इज दोज ओन्ड, पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी वो ओन करता है या पोजेस करता है या उसके पास है, सेलर के पास है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इनको क्या बोला जाता है? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने तरीके के हो सकते हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक गुड्स मीन गुड्स आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, लेट इट बी, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, मैंने सामने वाले को बोला मुझे वही चीज चाहिए भैया, चाहे आप कल भिजवा देना, परसों भिजवा देना, मुझे वही चीज चाहिए, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, वो हो गया स्पेसिफाइड एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या लिखा हुआ है देखो, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी S7, हमने बोल दिया कि सैमसंग गैलेक्सी S7 चाहिए भैया, वर्लपूल वॉशिंग मशीन चाहिए 7 किलो की। एग्जाम्पल, A had 5 cars of different models. A के पास 5 गाड़ियां थी. He agreed to sell his Centro car to B. B agreed to purchase the same Centro car. In this case, sale is for specific goods. Very simple. आपने बहुत स्पेसिफिक करा कि भैया आपके पास 5 गाड़ियां हैं, मुझे आपकी सेंट्रो चाहिए। सिंपल यार, स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड का क्या मतलब होता है? असर्टेन्ड गुड्स आर दोज गुड्स which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। यानी contract of sale जब हो रहा था तब तक कुछ specific नहीं था, तब तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया था, आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे थे कि हाँ ठीक है मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, बट ये असर्टेन्ड नहीं था तब तक कि कौन सा आपको चाहिए, आपने बाद में उसको सर्टेन करा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, this term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertained goods is used in the same sense as specific goods। बोला रियलिटी में तो स्पेसिफिक और ascertained एक ही है, एक ही तो बात है, लेकिन डिफरेंस छोटा सा वही है कि स्पेसिफिक तो आप शुरू से अपने माइंड में क्लियर होते हो ये चीज, ascertained होता है जो
अनअसर्टेन्ड में से बाद में असर्टेन किया जाता है, ठीक है। व्हेन आउट ऑफ अ लॉट और आउट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी the number or quantity contracted is identified, such identified goods are called ascertained goods। देखो लिखा हुआ है a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown, 100 bales हैं, 100 थान है उसके पास। he agrees to sell 50 bales, उसने बोला 50 इसमें से मैं बेचना चाहता हूँ। and these bales were selected and set aside, ये select करे गए और side में रखे गए। on selection, जब हमने उनका selection करा the goods became ascertained। बात समझ गए, ठीक है। अब अनअसर्टेन्ड कौन से होते हैं? अनअसर्टेन्ड होते हैं बच्चों जिसमें आपने कुछ सिलेक्शन नहीं करा, उसमें से कोई भी आपको मिल सकता है अनअसर्टेन्ड। देखो लिखा हुआ है आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। आपको बस सैंपल मिल गया। जैसे लिखा हुआ है ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप। नमक की दुकान है ए की, ए ने बोला मैं आपको 1 पैकेट बेचने वाला हूं और 100 पैकेट उसकी दुकान में है, कोई सा भी दे देगा उसमें से उठा के, तो ये क्या है? ये अनअसर्टेन्ड है। सिंपल, समझ गए बच्चों? ठीक है जी, परफेक्ट सर। देखो लिखा हुआ है एक्स हैज 10 horses, 10 घोड़े हैं उसके पास। ही प्रोमिसेस टू सेल वन ऑफ देम बट डजंट स्पेसिफाई विच हॉर्स ही विल सेल। तो ये अनअसर्टेन्ड गुड्स की बात हो रही है। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फ्यूचर गुड्स। तो हमारे पास सबसे पहला वाला काम निपट गया, यानी हमने एग्जिस्टिंग गुड्स का पिक्चर खत्म कर दिया। एग्जिस्टिंग समझ गए ना? एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उसमें स्पेसिफिक हो सकता है, अनअसर्टेन्ड हो सकता है, और आपने इसमें से कुछ निकाल लिया तो फिर हम उसको असर्टेन्ड भी बोल देते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर गुड्स की तरफ। लो सर, अब आ गए बच्चों हमारे पास फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से हैं? मैंने आपको बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे एग्जिस्टेंस में है ही नहीं भैया, बनेंगे बाद में बनेंगे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये देखो, ये है मेन चीज। इसका मतलब ये है बच्चों की जो फ्यूचर गुड्स होते हैं उस पे आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो कभी भी एक्चुअल सेल नहीं है। इट इज नेवर एन एक्चुअल सेल, इट इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। आप बस एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो, सामान अभी है ही नहीं, तो ये कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगी? फ्यूचर में। तो जब भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाली होती है उसी को हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, कि हम एग्री कर रहे हैं कि ठीक है फ्यूचर में हम आपको ये सामान बेचेंगे। और सेल कब होती है? आज ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट भी आज होगा, ट्रांजैक्शन भी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। परफेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। जब वो ग्रो करेगा फ्यूचर में तब वो आपको सामान दे देगा। P एग्री टू सेल Q ऑल द मिल्क दैट हिज काउ में ईल्ड, जो उसकी काउ देगी अगले साल। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर गुड्स है। ठीक हो गया बेटा? चलो सर, फ्यूचर गुड्स भी समझ गए। इसके बाद कॉन्टिंजेंट गुड्स कौन से होते हैं? कॉन्टिंजेंट मैंने आपको बता दिया था, जिनका होना या ना होना कोई श्योरिटी नहीं है। कॉन्टिंजेंट है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है A agreed to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner। A बोल रहा है B को मैं आपको एक पेंटिंग बेच दूंगा, लेकिन अगर मैं उसके ओरिजिनल ऑनर से उसको खरीद पाया। अब पता नहीं खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कॉन्टिंजेंट गुड्स। जैसे P कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 पीसेज ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोवाइडेड द शिप विच इज ब्रिंगिंग देम रीचिंग द पोर्ट सेफली। अगर शिप सेफली आ गई तो मैं आपको आर्टिकल्स बेच दूंगा, नहीं आई तो भैया फिर नहीं बेच पाऊंगा। तो ये सब कॉन्टिंजेंट गुड्स हैं बच्चों। द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कॉन्टिंजेंसी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अनसर्टेन कॉन्टिंजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इनको हम कॉन्टिंजेंट गुड्स बोलते हैं। ये भी एक एग्रीमेंट टू सेल का केस ही चलेगा और सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको भी क्या कंसिडर करा जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल ही कंसिडर करा जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट सर। इसके बाद डिलीवरी किसको बोलते हैं?
डिलीवरी का मतलब सीधा सीधा सा है बेटा कि आप किस तरीके से गुड्स को डिलीवर कर रहे हो। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी के अंदर पोजेशन, पोजेशन का मतलब कि आपके पास वो सामान फिजिकली पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। मालिक आप हो या नहीं हो वो तो ऑनरशिप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का स्कूटर मैं उधार पे लेके आया कि भैया मुझे ना कहीं घूमने के लिए जाना है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, आप प्लीज़ मुझे स्कूटर दे दो ना। मैं उधार पे लेके आया और मैं घूमने के लिए चला गया और वापस कर दिया मैंने उनका स्कूटर। तो जितने टाइम मेरे पास वो स्कूटर रहा, कोई मैं मालिक थोड़ी ना उस स्कूटर का, तो आई डोंट हैव एनी ओनरशिप, लेकिन पोजेशन मेरे पास है, उसका कब्जा मेरे पास है। पोजेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्जा। तो कब्जा तो मेरे पास है ना उसका, वो फिलहाल है तो मेरे पास ना। अगर मैं एक रेंट के हाउस में रहता हूं तो आई एम नॉट दी ओनर ऑफ द हाउस, बट स्टिल पोजेशन तो मेरे पास है ना उसका, राइट। तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or any person authorized to hold them on his behalf। या तो आप डायरेक्टली बायर को ही दे दो या कोई पर्सन जो उसके बिहाफ पे उसको होल्ड कर सके उसको भी दे सकते हो। कितने तरीके की डिलीवरी हो सकती है बच्चों? एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल कौन सी, कंस्ट्रक्टिव कौन सी, सिंबॉलिक कौन सी? देखो जी, एक्चुअल डिलीवरी कौन सी होती है? जहां पे गुड्स फिजिकली डिलीवर करे जाते हैं बायर को, ठीक है। इसका मतलब सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर देगा। इट मींस सेलर ट्रांसफर्स द फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स टू द बायर, सीधा सीधा। कंस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चों, ये पीछे भी आया था हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझ में, पीछे भी आया था ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां पे क्या होता है देखो, when transfer of goods is effected without any change in the custody or actual possession। इसमें क्या होता है बच्चों कि नॉर्मली हमने आपको सामान दिया, ठीक है, एक्चुअल में तो आप तक पहुंच गया, खुद ही आप तक पहुंचा। कंस्ट्रक्टिव में आप तक पहुंचता नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। When transfer of goods is effected without any change in the custody or actual possession of the thing, as in the case of delivery by atonement। इसका मतलब यहां पे जो गेम है ना वो एक्नॉलेजमेंट का है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि फॉर एग्जांपल जो सामान है वो ए ने बी को माल बेचा, लेकिन फिलहाल वो सी के पास पड़ा हुआ है। वो किसके पास पड़ा हुआ है? सी के पास पड़ा हुआ है। तो सी उसको एक्नॉलेज कर दे, सी बोले कि हाँ ठीक है भैया, ए ने जो आपको माल बेचा है वो मेरे पास है, बताओ आपको कब देना है। तो ये जो डिलीवरी होती है ना कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई और पार्टी है जिसके पास सामान पड़ा हुआ है, वो अल्टीमेटली आपको डिलीवर कर देगा। तो उसका एक्नॉलेजमेंट से ये डिलीवरी मानी जाती है कि ठीक है आप एक्नॉलेज करो तो डिलीवरी कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए। अब देखो एक कोई वेयर हाउस मैन है, उसके पास ए के गुड्स है, एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। ए ने बोला आप अपने पास रख के रख लो और आप प्लीज बी को दे देना। तो इसको क्या बोला गया? ये भी कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, एक इंसान जिसके पास गुड्स है, बिलोंगिंग टू द सेलर, एक्नॉलेज, वो एक्नॉलेज कर दे बायर को कि ठीक है वो आपकी बिहाफ पे गुड्स अपने पास रख रहा है और वो आपको दे देगा। सिंपल। सिंबॉलिक क्या है बच्चों? नाम में ही है। सिंबॉलिक का मतलब एक सिंबल के थ्रू आपने डिलीवरी कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। अब गाड़ी बेचने के बाद मेरे पास पैसे आ गए, गाड़ी मेरे गोडाउन में खड़ी हुई है। मैंने जो बायर है, बायर को बोला भैया ये लो गाड़ी के कागज़, आप अपने नाम करा लो, ये लो गाड़ी की चाबी, ये लो गाड़ी के जितने भी जो भी चीज़ें थी, मैंने उसको एक तरीके से वो सब दे दिया। गाड़ी अभी मेरे पास ही है, लेकिन क्या ये सब दे देना, गाड़ी के कागज दे देना, गाड़ी की चाबी दे देना, क्या सिंबॉलिक वे में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मेरी गाड़ी बिक गई है, मैंने गाड़ी अपनी दे दी है? तो सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग in token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over documents like bill of lading, railway receipt, delivery orders, key of the warehouse। तो ये सारी चीजें बच्चों सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती है, ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को आप डिलीवरेबल स्टेट में कब मानते हो? गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। डिलीवरेबल स्टेट में तब माना जाता है जब जो बायर है बाउंड है कि वो उसकी डिलीवरी ले सकता है, बिल्कुल रेडी है,
ठीक है, परफेक्ट, ओके। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली बोल रहे हैं बिल ऑफ लेडिंग आता है, डॉक वारंट आता है। डॉक वारंट बेसिकली शिप के लिए होता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो गया, वर्फिंगर सर्टिफिकेट हो गया, ये बेसिकली सिर्फ रीड ओनली पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये मैं अभी आपको एक्ट में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं इस पर वापस आऊंगा, चिंता मत करना। इसके बाद ये बहुत आसान सा है बच्चों, अब आ गया मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है, जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में सेलर के बिहाफ पे कुछ भी एक्ट कर रहा है, सामान बेच रहा है, उसको हम मर्केंटाइल एजेंट बोल देते हैं। मर्केंटाइल से सीधा सीधा मतलब आता है बिजनेस एजेंट, ठीक है। देखो लिखा हुआ, इट मींस एन एजेंट हु इन द कस्टमरी यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट, उसके बाद अथॉरिटी है, वो सेल कर सकता है गुड्स को, कंसाइन कर सकता है गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी। सीधा सीधा मर्केंटाइल एजेंट सारा काम कर सकता है, वो आपके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है, ओके। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है सर? अब आया बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे मतलब होता है ऑनरशिप। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? ऑनरशिप। देखो अभी पीछे पोजेशन की बात हो रही थी, पोजेशन का मतलब होता है कब्जा किसका है, किसके पास वो गुड्स रखे हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है ऑनरशिप। जब आप सेल करते हो तो आप वो गुड्स को सामने वाले के नाम कर देते हो ना, आप उससे पैसे लेते हो और गुड्स उसको दे देते हो, तो वो मालिक है ना। अब सारे रिस्क उसके, रिवॉर्ड्स उसके, उस गुड्स से रिलेटेड सब कुछ उसका है। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी हियर मींस ownership or general property. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. या फिर agreement हो सकता है to transfer the ownership to the buyer. It means general property and not a special property. ठीक हो गया? ओके सर 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 ये जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज दिस जनरल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज दिस स्पेशल प्रॉपर्टी? अब इसमें बच्चों आप लोग ऐसा समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास कोई गुड्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर उसका मालिक हूं, मैं ऑनर हूं, मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको सेल कर सकता हूं, तो ये जो मेरे पास राइट टू सेल है, ये जो मेरे पास राइट टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, राइट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल प्रॉपर्टी। वहीं पे अगर किसी ने मेरे से कुछ लोन लिया है, एज्यूम कर लो किसी ने मेरे से कुछ लोन लिया, ठीक है, और उसने मेरे पास कोई एसेट गिरवी रखवा दिया, उसने मेरे पास कोई एसेट गिरवी रखवा दिया, कोई भी गुड्स गिरवी रखवा दिया, ऐसा मान लो, ठीक है। उसने मेरे पास, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में तो बहुत सारी चीजें आई थी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई थी, तो उसने मेरे पास कोई गुड्स गिरवी रखवा दिए। अब मुझे बताओ वो गुड्स मेरे पास हैं, बट क्या मेरे पास मैं मालिक बन गया? उसने मेरे से लोन लिया है, जब वो मेरा लोन चुका देगा मुझे उसकी वो प्रॉपर्टी वापस करनी है, करनी है या नहीं करनी है? तो मेरे पास उन गुड्स का बच्चों सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है, मैं ऑनरशिप नहीं रखता उन गुड्स पे। जैसे ही वो मेरा लोन चुका देगा मैं वापस कर दूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, general property in goods is distinguished from a special property. It is quite possible that general property may be in one person and a special property in the same thing may be in another. बोल रहा है कि एक गुड की जनरल प्रॉपर्टी एक के पास हो सकती है और स्पेशल प्रॉपर्टी किसी और के पास भी हो सकती है। क्वाइट ऑब्वियस, वो जिसने मेरे से लोन लिया था जनरल प्रॉपर्टी उसके पास है, ज्यादा अधिकार उसके पास है, बट स्पेशल प्रॉपर्टी मेरे पास है क्योंकि अभी मेरे पास गिरवी रखे गया है वो सामान, है ना। लिखा हुआ है व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेज्ड, प्लेज्ड का मतलब बच्चों गिरवी रखना, द स्पेशल प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड एंड नॉट द जनरल प्रॉपर्टी। सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक हो गया? समझ गए बच्चों? क्लियर सर। मर्केंटाइल एजेंट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डेफिनेशंस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। इंसॉल्वेंट कौन होता है बताओ जी? जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता उसको इंसॉल्वेंट बोल देते हैं, इसमें तो हम कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। प्राइस किसको बोलते हैं सर? प्राइस बोलते हैं बच्चों कंसिडरेशन को। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं चलेगा। प्राइस होना इंपॉर्टेंट है, प्राइस होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कोई भी सामान बेच रहे हो तो उसके बदले में पैसा मिलना चाहिए,
पैसा मिलना चाहिए। सर गुड्स के बदले में गुड्स दे दिया, बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स दे दिया तो क्या तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट चलेगा? नहीं, तब भी नहीं चलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिलना जरूरी है। सर पार्टली हो सकता है क्या? पार्टली पैसा मिल जाए, पार्टली गुड्स मिल जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का स्कूटर खरीदा और मैंने उसको बोला बदले में आपको अपनी साइकिल दे दूंगा और बाकी बैलेंस कैश में दे दूंगा। यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी का देखो सेल हो रहा है, सर पार्टली पार्टली, यहां चलेगा? चलेगा, होना चाहिए प्राइस, ठीक है। देखो क्या लिखा है, प्राइस मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब बच्चों उनकी स्टेट, उनकी कंडीशन। लो जी सर, अब आ रहा है हमारे पास सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा करी आज। सेल का मतलब अभी बेचने हैं गुड्स को, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब सिर्फ एग्रीमेंट करना है, ये ट्रांजैक्शन अभी फ्यूचर में होगी, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों कल। 19-20 पेज पढ़ा दिए मैंने, 33 पेज का है ये। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, फिर सेल और एग्रीमेंट टू सेल में एक डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस ही पढ़ा दूंगा। सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, उसके साथ सेल और हायर परचेज क्या होता है, सेल और बेलमेंट क्या होता है, बस डिफरेंस बचे हैं और आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको कल करते हैं बच्चों समाप्त। आज आपको बेसिक्स समझ लो, पहली क्लास हमेशा बेसिक्स की ही रहती है हमारी हर एक्ट में। तो आज अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू कर लो एक बार, बेसिक्स, डेफिनेशंस, ये सारी की सारी डेफिनेशंस कवर कर लो और आगे हम लोग कल इसको कवर करेंगे और कुछ 1-2 डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो फर्दर यूनिट 2, यूनिट 3 में कवर हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।